वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में उत्कृष्ट तरीके से खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए पोर्टल पर किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं और विभाग किसानों की वेरिफिकेशन करके उनकी सूची तैयार करेगा। हरियाणा में सरकार ने किसानों को सम्मानित करने की भी एक योजना शुरू की है। किसानों को जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उन किसानों को सरकार सम्मानित करेगी। इसके साथ साथ किसानों के लिए प्रदेश की सरकार की किसान और कृषि विभाग जो है उसकी क्या योजनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, एक सरकार ने अभी शुरू किया है कि किसान जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं खेती में, जो अलग अलग तरीके की खेती कर रहे हैं, उसको आप सम्मानित करने जा रहे हैं। ये आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं, क्या योजना है सर और किस तरह से किसानों को ये सम्मान दिया जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से कृषि विभाग ने नई योजना शुरू की है, जिसके अंदर जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे पशुपालन में, गन्ना उत्पादन में, धान उत्पादन में, बागवानी में, मशरूम में, फिशरी में जो उत्कृष्ट कार्य किया है, एक्सीलेंस दिखाई है, वो किसान अप्लाई करें। हमारे विभाग के अधिकारी से सारे उनके कामों को जा करके चेक करके छटनी करेंगे और जो सबसे अच्छे किसान होंगे जिला वाइज, प्रदेश वाइज, उनके लिए अलग अलग राशि हमने की है और उनको सम्मानित करने का हमारा कार्यक्रम है। और फिर उन किसानों के द्वारा जो उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है अपने खास विषय में, कि वो ट्रेनर किस बन जाएं वो किसान, और अपने जैसे किसान 10 किसान, 20 किसान, 100 किसान तैयार करे और ये श्रृंखला चल पड़े, तो जो जो उपलब्धता अच्छे किसानों ने पाई है वो दूसरे किसानों तक भी पहुंच जाए। ये एक योजना हमारे हरियाणा कृषि विभाग ने बनाई है। तो इसके तहत ही आप इन तमाम किसानों को सम्मानित करेंगे। जब आवेदन आएंगे उसके बाद आपका विभाग जाकर देखेगा कि इस किसान की क्या उपलब्धि है। जी, जो हमने सभी जो किसी किसान ने अपनी चीज में किसी खास विषय में एक्सीलेंस प्राप्त की है, वो अपने पोर्टल पे उसको चढ़ाए और उनको हम जाके चेक करके फिर एक जो कृषि वैज्ञानिकों की कमेटी उनको देखभाल करके फिर ये पाएगी कि कौन सा सबसे हरियाणा का सबसे उत्कृष्ट किसान कौन है, 2 नंबर पे कौन है, जिला स्तर के कौन है, किस किस विषय में कौन कौन है, उनको सबको एक समान राशि भी देंगे। और फिर उन किसानों के द्वारा हम दूसरे किसान जो है वो ट्रेनर किसान हो जाएंगे, दूसरे किसान वो तैयार करेंगे। हमारी योजना ये है कि इस तरह धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी, जो कोई नो हाउ, जो कोई ज्ञान उन्होंने उपलब्ध किया है किसी खास विषय में, वो दूसरे किसानों तक पहुंचे। तो सर, पिछले कुछ सालों में हरियाणा में किसान जो है वो इसकी तरफ ज्यादा बढ़ भी रहे हैं, फसल विविधीकरण को भी अपना रहे हैं, बागवानी की तरफ लोगों की रुचि पैदा हुई है। ऐसे में क्या कितना आप मानते हैं कि फसल विविधीकरण या बागवानी की तरफ कितने किसान डाइवर्ट हरियाणा में होते हुए दिखे हैं? कोई आंकड़ा अभी तक हो सर? बहुत ज्यादा हरियाणा के अंदर बागवानी का क्षेत्र बहुत सारा बढ़ा है और उसको भी हमारा दुगना करने का लक्ष्य है। हरियाणा में इंडो इजराइल की अपने तालमेल से बागवानी के बहुत सारे सेंटर हैं और बागवानी के लिए हमने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं कि सब्जियों के लिए जो जो सब्सिडी देते हैं हम, मल्चिंग के लिए देते हैं ना, सब 52 भरपाई तो फसल तैयार होने के बाद है, जो उगाने के लिए पौध देते हैं उसमें सब्सिडी देते हैं। हमारी योजना यह है कि कोई नर्सरी बनाए उसको हम सब्सिडी देते हैं, कोई तार बांस लगाए उसको सब्सिडी देते हैं, मल्चिंग करते हैं उसमें हम सब्सिडी देते हैं, बांस लगाए और बॉम्बे स्टैकिंग करे, तरह तरह की चीज़ें, हर चीज़ में पॉली हाउस बनाए, नेट हाउस बनाए, माइक्रो इरिगेशन करे। हरियाणा के किसानों के लिए हमने बहुत ज़्यादा सब्सिडी की योजनाएं बना रखी हैं और उसका किसान भाई लाभ भी उठा रहे हैं। उसके बाद जो है हमने एफपीओ के माध्यम से कि भी उसका प्रोसेसिंग करें फसलों जो उत्पाद को, उसके लिए अच्छे क्लस्टर बनाएं, ज़्यादा किसानों का समूह बने, उसकी परचेजिंग पावर हो, उसको अच्छे कारपोरेट को अच्छे रेट पे अपना माल बेचे।
तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा मकसद ये है कि किसान की आमदनी को बढ़े, और किसान की आमदनी बढ़ भी रही है। ये जो है वो सर, मत्स्य पालन को लेकर भी हाल ही में मुख्यमंत्री जी की और आपके विभाग की बैठक हुई थी। मत्स्य पालन में भी हरियाणा के किसानों की काफी रुचि नजर आ रही है। हरियाणा लैंडलॉक्ड स्टेट है, और अगर वैसे चर्चा की जाए तो कोई कहेगा हरियाणा में मच्छी होती नहीं, लेकिन हरियाणा के किसानों की मेहनत से 2,500 करोड़ रुपए की मछली का उत्पादन हम करते हैं। और अब नया विषय जो हमने झींगा उत्पादन का खारे पानी में किया है, जो सबसे खराब जमीन है हरियाणा की, जहाँ कोई अच्छी फसल नहीं होती, 10-5 हज़ार रुपए की कभी बारिश हुई तो बाजरा या मोटी फसल हो जाती है, उसके अंदर जो खारे पानी में झींगा का उत्पादन है वो कमाल के रिजल्ट दे रहा है, और बहुत सारे फार्म लग रहे हैं, और इसको हम हर साल दोगुना करने की योजना हमने बनाई है। तो सर, ये आपके जो तमाम कदम है जो आप उठा रहे हैं, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की जो एक नीति थी, उसमें ये कारगर साबित हो रहे हैं। देखिए 2014-15 से आप हर चीज के आप देख लीजिए कि भाव ऑलमोस्ट 70%, 80%, किसी में 120%, किसी में 150% भाव बढ़े हैं, और किसान की आमदनी भी बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ा है, और धीरे धीरे करके इससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इससे भी आगे जाना चाहते हैं। और किसान के जो बच्चे हैं उनको फार्म गेट, जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, कोई और उद्योग धंधे लगाएं, दूध का काम करें, मशरूम का काम करें, बागवानी की तरफ ध्यान दें, और शहरों की तरफ भागने के बजाय गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराएं, और रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बने। इस दिशा में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हरियाणा का किसान जो है तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सर, पिछले जो सीजन में जो बारिश से, बेमौसमी बारिश से फसल खराब हुई थी, उसकी जो है वो विशेष गिरदावरी की सरकार ने आदेश दिए थे, तो क्या रिपोर्ट उसकी अब तक मिली है सर, और कब तक किसानों को वो मुआवजा जो है वो सरकार देगी? मैं हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो ही उनको सूचना मिली कि बेमौसमी बारिश या और बीमारियों की वजह से इस बार बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ, उसकी मूंग की, बाजरे की, कपास की फसल खराब हो गई, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और विशेष गिरदावरी के ऑर्डर करवा दिए, और वो विशेष गिरदावरी हो भी चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार अब 2 कमिश्नरी को छोड़ करके हिसार और गुड़गांव, बाकी जगह से, सब जगह से रिपोर्ट आ चुकी है। अब हमारे यहाँ चंडीगढ़ के अंदर उनकी रिपोर्ट और आ जाएगी तो कंपाइल करके मुआवजा राशि का वितरण कर देंगे। और इस बार तो स्वतः मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा राशि को बढ़ा भी दिया है। पहले 12,000 रुपये प्रति एकड़ था, उसको 25% बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। तो ये किसान हितैषी फैसला है, और ये फैसला बगैर किसी की हल्ला गुल्ला मांग के अपने आप हम स्वतः संज्ञान लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। फिलहाल साहब, साथ ही खाद के मुद्दे पर जो है वो 2 चीजें हैं। एक तो नैनो यूरिया जो है वो आ चुकी है, इफ्को ने उसको तैयार किया है, साथ ही साथ आप जैविक खाद की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आपने जो है वो एक गौशाला में जाकर निरीक्षण किया और जैविक खाद को लेकर भी आप काम कर रहे हैं। तो इन दोनों मसलों पर आप क्या मानते हैं, नैनो यूरिया किसानों के लिए कितनी कारगर है, और साथ ही जैविक खाद की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं जो DAP का एक सब्स्टिट्यूट मानते हैं आप? पवन भाई देखो, एक खाद जो है खासकर DAP, जिसका अधिकतम हिस्सा जो है इम्पोर्ट होता है, यूरिया में भी हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हैं। और इस वक्त जो इस साल देश में बाहर से जो DAP इम्पोर्ट हुई है उससे 3200 रुपये तक का बैग आया है, जिसको हम 1200 रुपये में बेचते हैं। तो उसकी तरफ ध्यान दिया तो हम जो उसका सब्स्टिट्यूट है गोबर की खाद से, गौशालाओं की है, उसमें फास्फोरस जो सुपर फास्फेट वगैरह मिला करके जो प्रोम बनाया, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, वो उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पिंजौर की गौशाला ने बढ़ा भी दिया है, हमने टेस्टिंग करा ली श्री राम लैब से, यूनिवर्सिटी की लैब से, और जगह से, और जैविक भी है वो। उससे दो फायदे होंगे। एक तो जहर मुक्त खेती करेंगे, एक देश का जो पैसा विदेशों में जा रहा है वो बचेगा, और दूसरा जो है हमारे ही वैज्ञानिक थे अमेरिका में, उन्होंने इफ्को से मिल करके जो नैनो यूरिया बनाया है, ये कमाल की चीज़ है। आप 45-50 किलो का बोरा उठाने के बजाय एक आधा लीटर की बोतल जेब में डाल के ले जाए, उस बोतल को पानी में मिला के फसलों के ऊपर छिड़काव कर दें, और
उसका नैनो यूरिया का जो रिजल्ट है जिस भी किसान ने यूज किया है वो दूसरी जो केमिकल यूरिया है उससे बेहतर है। और उसका एक फायदा ये है कि वो स्वदेशी है और उसमें भी जैविक कंटेंट ज्यादा है। जहर मुक्त खेती के लिए भी अच्छा रहेगा, राष्ट्र की जो विदेशी मुद्रा है वो भी बचेगी, किसान को हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सब किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आपके किसी एक खेत में नैनो यूरिया का छिड़काव करके रिजल्ट देखें और अपने आप फैसला करें कि कौन सी खाद अच्छी है। सर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उसको लेकर विपक्ष हालांकि ऐतराज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी जता रहा था और किसान नेता जो है गुरनाम चड्डू ने उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन आप इसके ऊपर बने हुए हैं। लेकिन अभी इसकी तारीख भी 31 जनवरी तक कर दी है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर किसान अपना लगातार आवेदन कर सकते हैं। तो ये इससे क्या फायदा है सर? और दूसरा, इसकी जो वो तारीख क्या 31 जनवरी तक कर दी गई है? नहीं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की तारीखें हम आगे पीछे करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इसका मकसद ये है कि हम हरियाणा की एक एक एकड़ जमीन का हिसाब किताब रखें, किस इलाके के अंदर किस किसान ने कौन से एकड़ में क्या बो रखा है, और उसी को देख करके जो एमएसपी पर फसल खरीदनी है गेहूं की, धान की, ताकि उसी हिसाब से हम खरीदते हैं। उससे किसान को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन कालाबाजारी करने वाला है, दूसरे प्रदेशों से सस्ता अनाज लेकर के हमारे खजाने पर बाहर डालता है, उस व्यापारी को दिक्कत हो सकती है। और हमारा जो खजाना है प्रदेश का, हरियाणा का खजाना हरियाणा के किसानों के काम आए, यही हमारी कोशिश है। और दूसरा, जैसे हमने इस बार बाजरे की भावांतर भरपाई दिया, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पूरी जो फसल पंजीकृत थी उसको वेरीफाई करा करके हमने 428 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में डाल दिया। तो जो योजनाएं बनानी है, तो हमारे पास किसान का डाटा, फसल का डाटा, कितनी क्या फसल है, क्या चीजें हैं, तभी तो हमारी योजनाएं बनेगी। इसी तरह से हम बागवानी का है, सब्जियों का है, हमारे हर एक सारे हरियाणा के क्षेत्र का हमें पता होगा कि होना चाहिए गन्ना इतने क्षेत्र में है, सब्जियां इसमें है, बाग इसमें है, चारा इतने में है, ये सब्जी इसमें है। और उसी के उसको डाटा को देख करके हम हरियाणा के किसान के हित में नई नई योजना बनाना चाहते हैं। और ये योजना जो है उसका हरियाणा के किसान को लाभ मिले, उसको किसी कालाबाजारी करने वाले या दूसरे प्रांत के किसान को लाभ ना मिले, यही हमारा मकसद है। जी सर, एक आज बड़ी घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पंजाब आ रहे थे, पंजाब में उनकी एक रैली थी, कई करोड़ की परियोजनाओं को आज पंजाब के लोगों को जो सौंपने वाले थे, लेकिन एक जगह पर सड़क मार्ग से जब वो आ रहे थे तो उनके काफिले को रोक दिया गया, नारेबाजी हुई और उसके बाद उनको बिना रैली किए, बिना वो जो परियोजनाओं की सौगात होनी थी उसको बिना किए वापिस लौटना पड़ा। और पंजाब सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जो 135 करोड़ जनता द्वारा चुना हुआ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और उसको जाने से रोक दिया जाए, प्रदेश सरकार उसको रास्ता देने में नाकामयाब हो जाए, रास्ते में विघ्न डाला जाए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। और इससे ये भी है, कांग्रेस की मानसिकता भी झलकती है, जो संविधान की उसको कानून का पालन नहीं करना, संविधान को नहीं मानना, और जिस तरह से इन्होंने आपातकाल लगाया, जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को तहस नहस किया, उसी दिशा में ये कदम है कि एक जो हमारी व्यवस्था है संवैधानिक प्रदेश और केंद्र की, तो इस तरह से अगर ऐसी घटनाएं, देश के प्रधानमंत्री को अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते, रास्ता नहीं दे सकते, तो देश इकट्ठा कैसे रहेगा? देश की अखंडता को, देश की एकता को, इससे बड़ा कोई चैलेंज, इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। जी सर, पिछले दिनों जब पंजाब की बॉर्डर एरिया में जब केंद्र की तरफ से सिक्योरिटी जो है वो लगाने का फैसला हुआ था, उस वक्त पंजाब की सरकार ने विरोध किया और ये कहा कि हम सिक्योरिटी देने में सक्षम है, ऊपर से सेंटर से सिक्योरिटी यहाँ पर क्यों थोपी जा रही है हमारे बॉर्डर के जिलों में। और अब इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था की जो है वो पोल खोलता है। सारी दुनिया के सामने है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि हमारे यहाँ ड्रोन आते हैं, हमारे यहाँ हथियार आते हैं, हमारे यहाँ ड्रग्स का काम होता है, हमारे यहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले लोग एक्टिव हैं। और ऐसे सेंसिटिव एरिया के अंदर
देश का प्रधानमंत्री जो उस इलाके को, जनता को हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं देने जा रहे हो। आज कोई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, आज कोई इलेक्शन की रैली नहीं थी, लोगों की योजनाएं देने के लिए जा रही थी। और उसको अगर आप इस तरह की सुरक्षा देने में नाकाम हुए तो आपको सत्ता में रहने का 1 मिनट भी हक नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल साहब ने जहां हरियाणा के किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है उनका जिक्र किया और साथ ही कहा कि हरियाणा का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, इसके लिए प्रदेश सरकार तमाम काम कर रही है। इसके साथ ही पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के मामले में उन्होंने ये कहा है कि पंजाब की सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा ना दे सके। ऐसे में इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।